हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू एम्स एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 न्यून मांग और अधिमांग की समस्या। ठीक है, ये वाला चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आप अपने टॉपिक को। ठीक है, पूर्ण रोजगार संतुलन, अल्प रोजगार संतुलन क्या होता है। ठीक है, तो देखो पूर्ण रोजगार संतुलन क्या होता है। पूर्ण रोजगार संतुलन से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के साथ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यानी कि एएस और एडी बराबर हो। ठीक है, एएस और एडी बराबर हो और अर्थव्यवस्था में कोई भी बेरोजगारी नहीं होती है। ठीक है, मीनिंग देखो समझो क्या है इसमें। आपकी एक सिचुएशन के एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के अगर बराबर हो जाए, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए तब और दूसरा एक ये भी बोला हुआ है कि अच्छा देखो एडी के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं C+I, ठीक, घटक कह लो इन्हें, और एएस के जो घटक होते हैं वो होते हैं C+S। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। तो जब एडी एएस आपस में बराबर है तो इसका मतलब है C और I और C और S ये भी बराबर है, तो ये प्लस का C इधर आके कट जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I बराबर S। तो ज़रूरी नहीं है कि जब ये कंडीशन हो तभी आपको ये बोलना है कि संतुलन है कि नहीं है, इसमें भी आप बोल सकते हो। तो याद रखना ये और ये दोनों सिमिलरी कॉन्सेप्ट में समझे जाते हैं। फिलहाल वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। क्या कह रहा था कि पूर्ण रोजगार संतुलन है क्या। सर पूर्ण रोजगार संतुलन का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो, लेकिन संसाधनों का यूज़ कर रखा हो। संसाधन जैसे क्या होते हैं आपके लैंड लेबर कैपिटल यानी कि मानव और माल और मशीन। ठीक है, ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट आ गया। वैसे इसमें होता है भूमि श्रम पूंजी। ठीक है, तो अगर अपने आपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल करने के बाद अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर आ रखा है यानी कि समग्र पूर्ति समग्र मांग बराबर आ रखा है, तब आप कहोगे पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति हो गई। गॉट इट। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ोगे आप। जितना ही लिखा हुआ ना इतना आपके इनफ है, बहुत है एग्जाम में। ठीक है, देखो तो उसके बाद क्या है, अल्प रोजगार संतुलन क्या है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान रखने वाला ये था, संसाधनों के उपयोग के साथ अगर ये बराबर है तो पूर्ण रोजगार संतुलन है। संसाधनों के बिना उपयोग के अगर ये बराबर है, संसाधनों के बिना उपयोग के अगर ये बराबर है ना, तब अल्प रोजगार संतुलन है। देखो अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से इसका अभिप्राय है कि जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के बिना, और यहाँ पर क्या था, उपयोग के साथ, सभी संसाधनों का पूरा उपयोग किया, तब कहीं जाके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर है, तब उसे बोलेंगे पूर्ण रोजगार, यानी कि सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ है, कोई भी वेला नहीं है। ठीक है, अल्प रोजगार का मतलब होता है कि छोटे मोटे मतलब काउंटिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार अभी मिला ही नहीं है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन जब आपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं किया है, उसके बाद अगर आपने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर है तो इसका मतलब है अल्प रोजगार है, मतलब कहीं ना कहीं बेरोजगारी है। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, क्या कह रहा है कि इसमें कुछ बेरोजगारी हमेशा बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। बिल्कुल ईजी सा है। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है कि इसका अभिप्राय उस स्थिति से है जब लोग रोजगार के अवसर उपलब्ध होने पर भी, देखो रोजगार तो है उनके पास, मतलब उनके लिए अवेलेबल है कि भाई तुम कर लो जॉब, लेकिन वो बेरोजगार रहने का चयन करते हैं, कहते हैं भाई हम तो नहीं करेंगे, हमारा मन नहीं है, या कुछ और प्रॉब्लम है, अपनी मेंटालिटी है, वो नहीं करना चाहते हैं। तो देखो रोजगार है, जो रेट मार्केट में चल रहा है लेबर का वो रेट भी है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं करना चाहते हैं। वे लोग ना तो काम करने के इच्छुक होते हैं, ना ही प्रचलित मजदूरी दर वो होती है कि मार्केट में जैसे अभी दिहाड़ी जो चल रही है लेबर की वो 700-800 रुपये चल रही है। तो अगर उसी रेट पर अगर आपको काम मिल रहा है तो आपको काम करना चाहिए, बट आप उसको अवॉइड कर रहे हो, नहीं करना चाहते हो। तो ऐसी बेरोजगारी क्या होती है, ऐच्छिक बेरोजगारी होती है। ठीक है, आगे अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है, ये जस्ट इसकी अपोजिट होती है। अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब होता है ये तब होती है जब कुछ लोगों को जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार तो हैं, ठीक है, जैसे दिहाड़ी के 700-800 रुपये हैं, अब कोई रामू श्यामू कह रहा है कि हमें तो काम चाहिए, हम इस रेट पे करने को तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको काम नहीं मिलता है। समझ लो, प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद भी कुछ लोगों को काम नहीं मिलता है, ऐसी बेरोजगारी को बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, इतना याद रखना, बस इतना ही लिखना, ज़्यादा करना भी नहीं। अगला
पूर्ण रोजगार और प्राकृतिक बेरोजगारी क्या है? देखो पूर्ण रोजगार का मतलब क्या है? अभी पीछे पढ़ के आए थे अल्प रोजगार और ये पूर्ण रोजगार संतुलन। सर पूर्ण रोजगार का मतलब होता है कि सप्लाई ऑफ लेबर, अच्छा ये लिखा है देखो, सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड ऑफ लेबर, कि जितनी लेबर बाहर निकल रही है मान लो और सभी की डिमांड है, या फिर उल्टा पढ़ लो कि जितनी भी लेबर की डिमांड है और सारी लेबर मतलब आ गई है। ठीक है, अभी जैसे हमारे यहाँ पर है कि एक लेबर चौक है, तो लेबर चौक पे मान लीजिए कि 100 लोग बेचारे अपना लंच वंच पैक करके गए कि ठीक है हमें लोग आएंगे और बुला के ले जाएंगे अपने घर और हम काम कर लेंगे उनके यहाँ जाके और शाम को रुपये ले आएंगे। तो अगर ये 100 के 100 लोगों को काम मिल गया, सभी को काम मिल गया, तब आप बोलना उसे पूर्ण रोजगार। ठीक है, लेकिन अगर एक भी लेबर उसमें से वापस आ गई बिना काम किए घर पे, तब वो अल्प रोजगार माना जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण रोजगार कब होता है? जब एक दी हुई मजदूरी के अनुरूप सप्लाई ऑफ लेबर यानी कि लेबर की पूर्ति और डिमांड ऑफ लेबर यानी कि लेबर की जो मांग है वो सब संतुलन में होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब उसे बोलते हैं पूर्ण रोजगार। ठीक है, प्राकृतिक बेरोजगारी क्या होती है? प्राकृतिक बेरोजगारी का मतलब होता है कि आप है ना, हमेशा से एक ऐसी सिचुएशन होती है कि आप कितना भी मतलब सरकार नए नए प्रोग्राम चला ले, नए नए पॉलिसीज़ बना ले कि भाई कोई बेरोजगार नहीं होना चाहिए, है ना, उसके बाद भी कुछ लोग हमेशा से ना मतलब खाली रहते हैं, उनको काम मिलता ही नहीं है या फिर करना ही नहीं चाहते, कुछ ऐसी सिचुएशन की वजह से, रीज़न कोई भी हो, लेकिन अगर कुछ लोग बिना काम करके घर पे बैठे हुए हैं ना, ऐसी बेरोजगारी प्राकृतिक बेरोजगारी होती है। सर प्राकृतिक इसका नाम क्यों दिया हुआ है? तो प्राकृतिक बेरोजगारी इसका नाम इसलिए है क्योंकि हमेशा पाई जाती है। बेरोजगारी की न्यूनतम दर, ये ऐसी न्यूनतम दर है जो अर्थव्यवस्था में हमेशा सदैव पाई जाती है, इसी को बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट है उसका संघर्षात्मक बेरोजगारी क्या होती है? अब देखो एक चीज़ समझो आप, संघर्षात्मक बेरोजगारी क्या हो सकती है कि मान लीजिए कि आप ए प्लेस पे हैं और यहाँ पर आपकी फैक्ट्री है, आप इजीली भाई 25,000 या 30,000 मान लीजिए कमा रहे हैं, 25 से 30,000 कमा रहे हैं, लेकिन कुछ किन्हीं कारणों की वजह से ये फैक्ट्री मान लो एक प्लेस से शिफ्ट हो गई बी प्लेस पे, बहुत दूर शिफ्ट हो गई, लेट से 30 से 35 किलोमीटर ये शिफ्ट होगी दूर जाके। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, ये आदमी जो भी है यहाँ काम कर सकता है इजीली 25 to 30,000 में यहाँ जॉब कर सकता है, लेकिन जब ये 25 से 30-35 किलोमीटर की बात आ जाएगी दूर जाने की, क्योंकि फैक्ट्री तो दूर चली गई है, तो ये दूर नहीं जा सकता। ऐसी में इसके सामने क्या ऑप्शन बचेगा भाई? इसे जॉब छोड़नी पड़ जाएगी, बेरोजगार हो जाएगा ना। तो इसी को बोलते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक यानी कि जॉब एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, लेकिन वो नहीं जा सकता, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करे? गार्डनर के शब्दों में संघर्षात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो नौकरी में परिवर्तन, देखो क्या बोला था, नौकरी में परिवर्तन, जब एक जगह से दूसरी जगह चली गई कंपनी, नौकरी में परिवर्तन की वजह से ना गत्यात्मक अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। गत्यात्मक एक भैया मोबिलिटी कि एक इंसान जो है एक जगह पे काम कर सकता है कंफर्टेबली, बट ही इज़ नॉट एबल टू वर्क एनीवेयर, मतलब या थोड़ा सा दूर वो नहीं जा सकता है, ऐसे में उस जॉब को वो छोड़ देगा, बेरोजगार हो जाएगा। ऐसी बेरोजगारी को बोलते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। ठीक है, अगला क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी। अब संरचनात्मक क्या होता है? देखो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं कि कितना भी एफर्ट लगा लें वो, अब उनको ना घाटा ही होता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है, कुछ उनकी कंडीशंस ऐसी है जो गिरती ही जा रही है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, अपने लेबर को भाई नहीं पे कर सकते, वो सैलरी नहीं पे कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, वो उनको हटा देते हैं, अपनी लेबर को हटा देते हैं। देखो क्या है, गार्डनर के अनुसार संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो कुछ इंडस्ट्री में दीर्घकालीन मतलब होता है लंबे समय से, ह्रास के कारण पैदा हो जाती है। ह्रास मतलब होता है डेप्रिसिएशन या नुकसान या घाटा। ठीक है, याद रखना, गार्डनर साहब ने ये बोल दिया, संरचनात्मक बेरोजगारी वो है जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में बहुत लंबे समय से जो नुकसान चला रहा है, जो घाटा या डेप्रिसिएशन चला रहा है, उसकी वजह से क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे फैक्टर डाल सकते हो कि रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है, कच्चा माल महंगा आ रहा है, या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से, या डिमांड कम हो रही है उनके प्रोडक्ट की, इसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता है। डिमांड कम होने की वजह से जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो वो फिर लेबर को रख के करेंगी क्या। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन आ गया आपका एक इंपॉर्टेंट कि बेरोजगारी की प्राकृतिक दर क्या है। अभी बताया था इसमें, बेरोजगारी जो प्राकृतिक है वो कौन सी है, जो हमेशा पाई जाती है न्यूनतम दर पे, बस वही है। इससे अभिप्राय बेरोजगारी की उस दर से है जो अर्थव्यवस्था में हमेशा पाई जाती है।
श्रम बाजार में संतुलन हो, भले ही क्यों ना हो संतुलन, लेकिन ये हो सकता है कुछ ना कुछ वजह से। अब बेरोजगारी की प्राकृतिक दर जैसे भी बोला था ना मैंने कि कुछ लोग वेले रहना चाहते हैं, कुछ लोगों को मिल नहीं रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इतने की सैलरी मिलेगी तो करूँगा, इतने की सैलरी नहीं मिलेगी तो नहीं करूँगा। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से प्राकृतिक बेरोजगारी बनी रहती है। तो यहाँ पर ना कुछ एक रीज़न दिए हुए हैं। पहला, संघर्षात्मक, हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको प्रॉब्लम हो तो भाई बेरोजगार हो जाएंगे। संरचनात्मक, हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी आ जाए, उसकी वजह से उनको इंडस्ट्री से बाहर निकलना पड़ सकता है, फैक्ट्री से बाहर निकलना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एक रीज़न ऐसे हो सकते हैं कि आपकी बेरोजगारी जो है प्राकृतिक रूप से हमेशा बनी रहेगी। उसके बाद आ जाते हैं आपके मेन टॉपिक पे कि न्यून मांग की समस्या क्या होती है। न्यून मांग की समस्या, अब देखो न्यून मांग की समस्या क्या है, तो इतना एक छोटा सा आपको ये टॉपिक समझ लो कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाए, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यानी कि ये समग्र मांग है, ये समग्र पूर्ति जब कम हो जाए, इसी परिस्थिति को क्या बोलेंगे, न्यून मांग बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो न्यून मांग की अवधारणा है, उसका अर्थ क्या है। केन साहब ने बोला समग्र मांग एडी तब न्यून होती है जब यह अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के अनुरूप समग्र पूर्ति से कम होती है। आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखना पड़ेगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए मैंने बता दिया कि इतना याद रखना, इसी को इलेबोरेट करिए आना। समझ गए, समग्र पूर्ति जब समग्र मांग से ज़्यादा हो या समग्र मांग जब समग्र पूर्ति से कम हो तो उस परिस्थिति को आप न्यून मांग कहेंगे। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, बस। अब इसको अगर डायग्रामेटिकली दिखाओगे तो न्यून मांग जब होगी तो उससे होगा क्या। देखो अगर आप किसी प्रोडक्ट की ना डिमांड कम कर लो, ठीक है, मान लीजिए कि एक जैसे पार्ले जी का है बिस्किट, है ना। अब पार्ले जी बिस्किट बहुत बढ़िया चल रही है मार्केट उसकी, तो पार्ले जी बिस्किट की एकदम से सभी बच्चे उसको अवॉइड करें, मतलब नहीं खाते, या तो अब क्या करेंगे, कस्टमर उसको खरीदेंगे ही नहीं। जब तो फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है ना वो थोड़ा सा क्या होगा, सप्लाई तो ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई उसकी ज़्यादा हो जाएगी लेकिन उसकी डिमांड कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो इस सिचुएशन को तो कह देंगे न्यून मांग। लेकिन ऐसा होने से उस फैक्ट्री पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि भाई उनकी जो सप्लाई है वो तो भाई नॉर्मल है लेकिन डिमांड कम हो गई। तो एग्रीगेट डिमांड जब ज़्यादा हो जाए तो न्यून मांग हो गया, और ऐसा होने से रीज़न ये होगा कि उनका प्रोडक्शन जो बढ़ गया था वो उसको रोकेंगे, धीरे धीरे रोकेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे। प्रोडक्शन कम करेंगे तो भैया फिर उनको सैलरी जो लेबर को दे रहे थे वो कहाँ से दे पाएंगे, तो इसीलिए वो बनाएंगे ही नहीं तो लेबर को रखेंगे ही नहीं। कुल मिला के रिलैक्स होकर बस इतना समझना है, न्यून मांग मतलब होता है समग्र मांग जब कम हो जाती है, समग्र पूर्ति उतनी की उतनी बनी रहती है, उस परिस्थिति को बोलते हैं न्यून मांग। ऐसी परिस्थिति को अगर आप डायग्रामेटिकली दिखाओगे तो ये तो देखो आपका समग्र पूर्ति वाला है, ये समग्र मांग का, यहाँ पर आपका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ सभी लोगों को जॉब मिली हुई है, काम कर रहे हैं सारे। न्यून मांग का मतलब है कि जब ये आपकी समग्र मांग गिर जाए, कम हो जाए, देखो ये कम हो गई थी ना, ये कम है तो कम कर दो डायग्राम पे, ये जो वाला है, ये वाली जो लाइन है वो आपके लिए कम दिखा रही है, न्यून मांग दिखा रही है। अब आप सोचो कि यहाँ आपको पहले इक्विलिब्रियम मिल रहा था, संतुलन बिंदु, सभी लोगों को जॉब मिल रही थी, लेकिन जब डिमांड कम हो गई, डिमांड तो यहाँ से लेके इतना, ये जो गैप देख रहे हो ना, इसी को न्यून मांग बोलेंगे। इस न्यून मांग को डायग्रामेटिकली ऐसे प्रेजेंट किया गया है, प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार बना के। अब नेक्स्ट में ये देखो इसमें क्या है कि अगर ये न्यून मांग हो गई, ठीक है, न्यून मांग हमने पढ़ ली, न्यून मांग को डायग्रामेटिकली दिखा लिया। मान लो कि मार्केट में न्यून मांग हो जाएगी तो वो जो पार्ले जी की जो फैक्ट्री थी ना उसके साथ होगा क्या, न्यून मांग और समग्र मांग के रीज़न। अच्छा, ये तो पहले रीज़न है कि हुआ ऐसा क्यों होगा, लोगों ने डिमांड कम क्यों की होगी, है ना। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं अभी समष्टि अर्थशास्त्र, तो ये जो मैं लोग बोल रहा हूँ ना इसको याद रखना कि कंप्लीट इकोनॉमी को एक यूनिट मान के बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक आदमी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहे। तो ठीक है, न्यून मांग के कारण क्या हो सकते हैं। न्यून मांग का पहला कारण हो सकता है निजी उपभोग व्यय में कमी, प्राइवेट कंजप्शन जो है कम हो जाए, जब लोग अपना खर्चा कम कर दें। निजी निवेश व्यय में कमी, इन्वेस्टमेंट जब इस पे खर्चा जब कम हो जाए तब। तीसरा, सरकार भी क्या कर सकती है, सरकार भी अपने व्यय में कमी कर दे, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल दे दो सरकार के व्यय में, मान लीजिए कि सरकारी जो काम होते हैं ना वो होते ही रहते हैं, जैसे कि रोड बन रहा है, कहीं हॉस्पिटल बन रहा है, कहीं स्कूल बन रहा है, अगर वो व्यय है एक तरीके से, ठीक है, तो सरकार क्या करती है उसको कम कर दे। अगर तो कम कर देगी, जब प्रोडक्शन करेगी ही नहीं तो लेबर को फिर काम मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब लेबर को काम ही नहीं मिलेगा तो याद रखना उसके पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो वो मार्केट में डिमांड ही नहीं करेगा किसी चीज़ की। समझ रहे हो, ये सर्कल चलता है एक। तो याद रखना हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं न्यून मांग के कारण।
तो न्यून मांग का ये जो कारण है सरकार वाला, सरकारी व्यय में कमी, निर्यातों में गिरावट। निर्यात का मतलब क्या होता है, एक देश का सामान दूसरे देश में जब हम बेचते हैं ना, मतलब अपने देश से हम कोई सामान दूसरे देश में बेचते हैं उसे बोलते हैं निर्यात। अब देखो आप निर्यात करोगे तो पैसा आएगा ना आप पे, लेकिन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, गिरावट। जब निर्यात में गिरावट है इसका मतलब पैसा कम आएगा। आयात में वृद्धि, आयात का मतलब होता है दूसरे देश से खरीदना। जब दूसरे देश से आप ज़्यादा खरीदोगे तो आपके यहाँ से पैसा चला जाएगा ना। फाइनली कुल मिला के हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से हमारे पास पैसा ना बचे। ठीक है, हमारे पास पैसा ना बचेगा तो उससे क्या ही होगा, समग्र मांग जो वो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और देखो कर दरों में वृद्धि, जब टैक्स ज़्यादा हो जाएगा तो लोग वैसे ही नहीं उसकी डिमांड कर पाएंगे। आगे देखो, ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मांग हमारी कम हो जाएगी। रिजल्ट उसका क्या होगा, न्यून मांग तब उत्पन्न होती है जब समग्र मांग के CIG, सर ये C क्या है, कंजप्शन, I क्या है, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, G क्या है, सरकारी व्यय, X क्या है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक है, तो इनके घटकों में प्रवृत्ति मतलब चेंजेस अगर कुछ हो जाए ना, तो बस इतना ही याद रखना ये न्यून मांग की वजह से ही होगा। अब न्यून मांग पढ़ लिया हमने, न्यून मांग को डायग्राम पे देख लिया, न्यून मांग के रीज़न पढ़ लिया हमने, न्यून मांग का निष्कर्ष देख लिया। न्यून मांग की वजह से क्या रिजल्ट होगा, परिणाम क्या होगा इसका। ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा, पहला होगा भाई अल्प रोजगार संतुलन। अल्प रोजगार संतुलन का मतलब होता है बहुत सारे लोगों की विचारों की जॉब चली जाएगी। जॉब क्यों चली जाएगी, आप ये सोचो, आप डिमांड ही नहीं कर रहे, जब फैक्ट्रियाँ अपना सामान बनाएंगी क्यों, जब बनाएंगी नहीं तो फैक्ट्रियाँ लेबर को रखेंगी क्यों, तो जो लेबर रखी होगी उसको भी बेचारों को जॉब से छूटना पड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अल्प रोजगार संतुलन हो जाएगा। अवस्थितिक अंतराल, सर मंदी काल आ जाएगा, चीज़ों की वैल्यू जो है ना अब मंदी आ जाएगी, कुल मिला के इतना समझो। तीसरा क्या होगा, अवांछित स्टॉक, अनडिजायर्ड स्टॉक, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा सारा माल बिक जाए, लेकिन जब लोगों ने डिमांड ही कम कर दी तो हमारा जो कुछ स्टॉक है ना वो बेचारा बिना बिका रह जाएगा, समझो। ठीक है, और लाभों की हानि, ऑब्वियस सी बात है, जब सारा स्टॉक बिक जाता तो प्रॉफिट तो होता ही ना, लेकिन जब सारा हमारा स्टॉक ही नहीं बिका, रखा हुआ है माल अभी भी हमारी कंपनी में या फैक्ट्री में या दुकान में, तो क्या होगा, फ़ायदा भी तो आपका जो होने वाला था उसका भी तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब इन चारों पॉइंट को देखो इलेबोरेट करते हैं। अल्प रोजगार संतुलन, अल्प रोजगार संतुलन का मतलब ही क्या होता है, बेरोजगारी हो जाएगी भाई। ठीक है, ये देखो ये पहले नॉर्मल डिमांड थी लेकिन ये डिमांड कम हो गई, तब आप देखो इधर आके ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है आपका, तो ये हो जाएगा आपका अल्प रोजगार संतुलन। पहले इतने सारे लोगों को काम मिला हुआ था, अब इतने सारे लोगों को काम मिलेगा, मतलब जॉब घट जाएगी उनकी, इसको बोलते हैं अल्प रोजगार। ठीक, आगे वाला अवस्थितिक अंतराल क्या है, अवस्थितिक अंतराल है, देखो अवस्थितिक अंतराल को एक ना जाल, एक सर्कल से समझो कि जब आप एडी निम्न करोगे यानी क्या कि डिमांड जब कम करोगे तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी भाई प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो इनकम कम होगी लोगों की, जब इनकम कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो डिमांड जो है कम करेगी। रिजल्ट क्या होगा, अर्थव्यवस्था में अवस्थितिक जाल पैदा हो जाएगा। अवस्थितिक जाल का मतलब निम्न स्तरीय जाल भी कहते हैं इसे। अवस्थितिक अंतराल को मेजर कैसे करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो है ना इसी को अवस्थितिक जाल कहते हैं। कैसे, डायग्राम देखो, ये तो आपका वाई है एग्रीगेट सप्लाई, ठीक, और ये आपकी एग्रीगेट डिमांड है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, न्यून मांग कर रहे हैं, तो न्यून मांग का मतलब ये डायग्राम नीचे को खींच दो, तो ये जो गैप हुआ ना इसे अवस्थितिक जाल कहेंगे। ठीक है, मंदी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मंदी वाला समय आ जाएगा। तीसरा जो हमारा टॉपिक था वो था अवांछित स्टॉक, जब डिमांड ही नहीं होगी, जो कस्टमर जो प्रोडक्ट को मांगेंगे ही नहीं, उन पे पास पैसा ही नहीं होगा, तो हमारा जो सामान बिना बिका भी तो रह जाएगा। निम्न एडी की वजह से यानी कि समग्र मांग में कमी की वजह से उत्पादक के सभी वस्तुएं बेचने में सक्षम ही नहीं हो पाते। जो उन्होंने बनाया है ना वो बेचने के लिए ये जो योजना बनाते हैं वो बिना बिका रह जाता है, इसी की वजह से अवांछित स्टॉक इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना अवांछित स्टॉक क्या है। लाभों की हानि, जैसे कि आपको बताया कि अगर आप एडी कम हो जाएगा उसकी वजह से लाभों की हानि हो जाएगी। ये इसलिए होता है क्योंकि उत्पादक अपने स्टॉक को समाप्त करने में सक्षम नहीं है, स्टॉक ही नहीं बेच पा रहे। जब सारा स्टॉक बेचेंगे, सैलरी आई मतलब उनकी इनकम आएगी, रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू से कहीं जाके उनको प्रॉफिट वो निकालेंगे, लेकिन ना तो रेवेन्यू आया क्योंकि बिका ही नहीं। बिका इसलिए नहीं क्योंकि डिमांड ही लो हो गई, डिमांड ही लो हो गई तो उसकी वजह से उनका स्टॉक रखा रह गया। सारे कॉन्सेप्ट आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का तो ये तो था आपका न्यून मांग और उसकी समस्या। ठीक है, उसके बाद है आपका, और देखिए कितना है ये अभी, अच्छा ये बड़ा है, तो एक काम करते हैं इसको ना, न्यून मांग की समस्या हमने पढ़ ली है, एक अधि मांग की समस्या और जो है कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसको फिर सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक।
ठीक है। देखो अधिमांग की समस्या क्या है, अब न्यून मांग जैसे कंडीशन बताई थी मैंने आपको, वैसे ही अधिमांग की जो समस्या होगी वो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड वो ज़्यादा हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई से। अभी डिमांड क्या हो गई थी, कम हो गई थी। बिल्कुल रिलेटिव होके एकदम टॉपिक को आपस में ना रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। जब डिमांड कम हो गई थी उस टाइम पे तो सप्लाई तो उतनी थी, तो अवांछित स्टॉक रह गया, लाभों की हानि हो गई, लोगों की जॉब चली गई, अवस्थितिक अंतराल आ गया था। उसका उल्टा कर दोगे ना तो अधिमांग का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अधिमांग है क्या, अधिमांग का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई, सॉरी एग्रीगेट डिमांड आपके एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है। ये सिचुएशन को बस अपने माइंड में रखना है, इलेबोरेट कर देना। अब अधिमांग को आप डायग्रामेटिकली दिखाओगे तो क्या होगा, देखो ये जैसे पीछे को दिखलाया ना, यही बस ऊपर को बना देना। देखो पहले संतुलन कहाँ है, यहाँ पर संतुलन है, एग्रीगेट डिमांड है और ये आपकी वाई है, ये AD1 है। AD1 का मतलब है ये बढ़ गई है, अधिमांग हो गई है, ठीक है। अधिमांग हो गई सर, अधिमांग हो गई, इससे क्या होगा फिर। अब देखो अधिमांग के रीज़न क्या है, अब जो वहाँ पर हमने कमी की होगी उसका जस्ट अपोजिट कर रहे हैं। अधिमांग के कारण क्या है, निजी उपभोग व्यय में वृद्धि, अब ज़्यादा खर्च करने लग रहे हो, ठीक है। एक एग्जांपल से समझो, छोटा सा है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर पर 2 मेंबर या 4 मेंबर रहते हैं, ठीक है। आपके घर पे 1 लीटर दूध आ रहा है, लेकिन अचानक से मान लीजिए कि आपके पास ना रिलेटिव्स आ जाएं, 10, 12, 15 रिलेटिव्स आ जाएं, तो आप शॉप से क्या करोगे, 2 लीटर 3 लीटर दूध जो है एक्स्ट्रा लेके आओगे। लेकिन जो दुकान वाले को था उसको तो नहीं पता ना कि आप जो है एक्स्ट्रा लेने आने वाले हो, इसलिए वो तो अपना जो डेली का जो लेके आता है 20, 50 या 100 लीटर जो भी दूध लेके आता है बेचने के लिए उतना ही लेके आएगा, तो उसने सप्लाई उतनी रखी जितनी नॉर्मल थी। बट आपने किन्हीं कारणों की वजह से एकदम से डिमांड बढ़ा दी। कारण क्या है कि रिलेटिव्स आ गए, तो निजी उपभोग व्यय में वृद्धि कर दो आप, एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी आपकी ज़्यादा। निजी निवेश व्यय में जब आप ज़्यादा निवेश करने लग जाओ, उसमें खर्च करने लग जाओ, तब भी आपकी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। सरकारी व्यय में वृद्धि कर दो, निर्यात में वृद्धि कर, अब देखो निर्यात में वृद्धि करोगे तो आपके पास पैसा आने लग जाएगा, पैसा आने लग जाएगा तो आप क्या करोगे, ज़्यादा डिमांड करोगे ना। उसके बाद आयात में कमी, वहाँ पर आयात में वृद्धि कर रहे थे, यहाँ आयात में कमी कर दो। आयात में कमी का मतलब आप विदेशों से, दूसरे देशों से बहुत कम जो है सामान मंगाओ, आपका पैसा आपके पास रहेगा। कर दर में वहाँ पर वृद्धि की थी, यहाँ पर कटौती कर दो, ठीक है। तो लोग इजीली मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, बेचेंगे, बनाएंगे, डिमांड होगी, ठीक है। अधिमांग के परिणाम क्या हो सकते हैं, देखो न्यून मांग के रिजल्ट क्या थे, अवस्थितिक, इसका क्या है, स्फीतिक अंतराल, ठीक है। देखो स्फीतिक अंतराल है, स्थिर GDP है, और अधिमांग मजदूरी कीमत जाल हो जाएगा, और लाभ की हानि इसमें भी हो जाएगी। तो इन्हें भी देखो इलेबोरेट करते हैं। स्फीतिक अंतराल क्या है, अधिमांग के कारण अर्थव्यवस्था में स्फीतिक अंतराल उत्पन्न हो जाता है। अधिमांग स्थिति में उत्पादन के स्तर में वृद्धि नहीं होती। वास्तव में देखो मैंने अभी क्या बताया था, वो जो दूध वाला था जो 100 लीटर लेके आया है, उसको तो नहीं पता ना, तो उसने अपने उत्पादन में वृद्धि नहीं की, वो तो 100 लीटर लेके आ ही रखा है। बट क्या है, वास्तव में इसमें वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि कारकों का पूर्ण उपयोग पहले से ही किया जा चुका है ना। इसमें हुआ क्या कि सप्लाई जो थी वो 100 लीटर ही है, बट आपके यहाँ पर गेस्ट आ गए, आपने जो खर्चा बढ़ा दिया, ठीक है। ये सिचुएशन है कुछ, इसकी वजह से स्फीतिक अंतराल। अब यहाँ पर एक केस समझो आप कि जैसे आपके घर पर रिलेटिव्स आ गए, ठीक है, ऐसे ही मान लो और 5-7 कस्टमर के घर पे भी रिलेटिव्स आ गए। सभी लोग जो 1-1 लीटर दूध लिया करते थे, आज वो 5 लीटर या 6 लीटर दूध मांग रहे हैं, कह रहे हैं भाई फेस्टिव सीजन है या कोई और प्रॉब्लम है और रिलेटिव्स आ गए हैं। तो वो कहेगा नहीं, मुझे तो सभी को बराबर बराबर सामान बेचना है, कि नहीं 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 मुझे दे दो 5 लीटर, मुझे दे दो, मुझे 10 लीटर दे दो। अब दूसरा बोलेगा कि नहीं मुझे दो 6 लीटर, मुझे दो 7 लीटर, मुझे दो 10 लीटर। तो यहाँ पर क्या है, बिड लगने लग जाएगी, बोली लगने लग जाएगी। वो बोलेगा कि भाई मैं जो है 10 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, मेरे को दे दो। दूसरा बोलेगा नहीं नहीं मैं 12 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, मेरे को दे दो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, स्फीतिक अंतराल इसी को ही बोलते हैं कि 2 रुपये की चीज़ 3 रुपये में हो जाएगी, 2.5 रुपये में, 5 रुपये में, मतलब महंगी होने लग जाएगी। प्रोडक्ट जब कम हो और उसके खरीदार ज़्यादा होते हैं ना, तो अधिमांग इसी सिचुएशन को बोलते हैं, ठीक है। आगे स्फीतिक अंतराल का मेजरमेंट कैसे करेंगे आप, ये है स्फीतिक अंतराल का मेजरमेंट। ये डिमांड नॉर्मल है, ये हमारा सप्लाई वाला है, वो एग्रीगेट सप्लाई वाला, डिमांड ये ऊपर जा रही है, तो ये जो मेजरमेंट है इसी को आप क्या बोलेंगे, अधिमांग। ये स्फीतिक अंतराल, यही स्फीतिक अंतराल है और यही आपकी अधिमांग है, ठीक है। आगे स्थिर GDP। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ क्या है, GDP आपकी स्थिर ही रहेगी। क्यों, बेशक एग्रीगेट डिमांड का जो स्तर है अपने पूर्ण रोजगार स्तर से अधिक हो जाए तो भी GDP के स्तर में वृद्धि नहीं होती है, वो स्थिर ही रहेगी। ये वो स्थिति है जिसमें उच्च मांग अर्थव्यवस्था में उच्च GDP को सृजित करने में असफल होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संसाधनों का पूर्ण उपयोग तो पहले से ही हो चुका है। अब संसाधनों का उपयोग उससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं आप, तो अतिरिक्त क्षमता उसमें नहीं होती है ज़्यादा बनाने की, ज़्यादा कमाने की, तो GDP तो आपकी फिक्स ही रहेगी, ठीक है।
आगे अधि मांग और मजदूरी कीमत जाल, ये क्या है, अधि मांग हो जाएगी उसकी वजह से मजदूरी कीमत जाल हो जाएगा। अब सर मजदूरी कीमत जाल का मतलब क्या है, मजदूरी में वृद्धि के कारण सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि, सामान ज़्यादा ज़्यादा जल्दी जल्दी बनाने की अगर कोशिश की जाएगी ना तो मजदूरी में वृद्धि, मतलब यूँ बोले कि भाई तुम हमारा ये वाला काम कर दो ना जी, अभी टाइम नहीं है, अरे यार तुम 10 रुपये लेते थे ना, लो जी तुम अभी 12 ले लो लेकिन ये काम कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल जो रेट चल रहा था ना लेबर का, उससे ज़्यादा उनको ऑफर होने लग जाते हैं। अब इसको मजदूरी कीमत जाल भी कह सकते हैं। देखो कीमत में वृद्धि की वजह से क्या होता है, जीवन स्तर की लागत में भी वृद्धि हो जाती है, जीवन स्तर की लागत में वृद्धि की वजह से फिर से मजदूरी में वृद्धि हो जाती है। ये एक तरीके से जाल। अब ऐसा है ना, अधिमांग है, अधिमांग ऐसा तो है नहीं कि हमेशा से ऐसी रहेगी, कभी तो ठीक होगी ना, लेकिन अगर मजदूरी कीमत जाल का मतलब एक बार कीमत बढ़ गई, ठीक है, तो अब वो वापस नहीं गिरेगी, महंगाई एकदम यूं करके चलती है, ऐसे करके चलती है, वो नीचे नहीं गिरती है, ठीक है। तो अधिमांग और मजदूरी कीमत जाल का मतलब याद रखना किस टाइप से है। लाभों की हानि, लाभों की हानि का मतलब ये है कि मैं अगर एक चीज़ बताऊँ आपको कि अगर कोई व्यक्ति, आप जैसे नॉर्मल कोई 100 यूनिट मांग रहा है और आप 100 यूनिट पहले बेच पा रहे थे ईजिली, ठीक है, इतने की सप्लाई आप कर पा रहे थे, अब यहाँ पर इन्होंने 100 यूनिट की जगह 500 यूनिट एक बार में मांग ली, तो आप एकदम से प्रोडक्शन कैसे करोगे, तो कस्टमर लौट जाएगा ना। फिर जब कस्टमर लौट जाएगा तो आपके प्रॉफिट का लॉस भी तो हो रहा है, जो प्रॉफिट आप कमा सकते थे नहीं कमा पाओगे अब, ठीक है। तो ये होती है लाभों की हानि। अब देखो, जब न्यून मांग पढ़ ली, न्यून मांग के कारण पढ़ लिए, न्यून मांग के परिणाम पढ़ लिए, अधिमांग पढ़ ली, अधिमांग के कारण और परिणाम पढ़ लिए, तो इनको ठीक करने के उपाय भी देखेंगे, ठीक है। इनको ठीक करने के उपाय दो हैं, एक है राजकोषीय नीति, एक होती है मौद्रिक नीति, ठीक है। एक है राजकोषीय नीति, सरकार द्वारा चलाई जाती है, मौद्रिक नीति आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा चलाई जाती है। तो देखो, न्यूनतम मांग को दूर करने की नीतियाँ, जो न्यून मांग की समस्या है ना उसको दूर करने की नीतियाँ, जब अर्थव्यवस्था में कुल मांग कम हो जाती है तब बेरोजगारी बढ़ती है, उत्पादन घट जाता है, देश मंदी में चला जाता है, ठीक है। इसे दूर करने के लिए विस्तारवादी नीतियाँ अपनाई जाती हैं। अब देखो, राजकोषीय नीति बिल्कुल आपके एग्ज़ाम, बिल्कुल जो जैसे आपको एग्ज़ाम में करना है ना उसी टाइप के ये नोट्स हैं, ठीक है। देखो, राजकोषीय नीति क्या करेगी, उपाय क्या है, पहला है सरकारी व्यय को बढ़ा दो। साहब सरकारी व्यय को बढ़ाओगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सरकार सड़क बनाएगी, स्कूल बनाएगी, अस्पताल बनाएगी, इन सब पे खर्च बढ़ाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, रोज़गार बढ़ेगा, यानी कि बहुत सारे, अब ये मशीन से तो सारे काम नहीं हो सकते ना, तो इंसान ही तो चाहिए उसके लिए। जब आप ज़्यादा लेबर लेके आओगे तो लेबर को क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो रोज़गार मिलने के बाद उनको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो वो सामान की क्या कर देंगे, मांग बढ़ा देंगे, न्यून मांग क्या हो जाएगी, वापस से ठीक हो जाएगी। करों में कमी, जो आप करों में वृद्धि कर रखी थी ना वो करों में कमी कर दो। सर आयकर हो गया, निगम कर हो गया, ये सब कम कर दो ना तो लोगों की क्या इनकम बढ़ेगी। जैसे मान लो आप पहले 100 रुपये कमा रहे थे, अब मान लो उसमें ना आपके 20 रुपये तो टैक्स में ही चले जा रहे हैं, तो सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं, राजकोषीय नीति क्या कहती है कि आप है ना टैक्स 20 रुपये मत दो, आप सिर्फ 5 रुपये दो, तो ये जो 15 रुपये हैं ये आपके उसमें जुड़ जाएंगे। पहले आपकी इनकम 80 थी ना, 100 में से 20 निकाल के 80 इनकम थी ना, अब आपकी इनकम 15 और बढ़ गई, 15 और बढ़ गई, तो इसका मतलब 95 हो गए, 5 टैक्स के रूप में चले जाएंगे। तो जब 95 आपकी इनकम हो गई तो यहाँ पर क्या है, लोगों की आय बढ़ जाएगी, जिससे उनका खर्च भी बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा तो डिमांड तो करेंगे ही ना, ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल रिलैक्स होकर करना है, बहुत ईजी चीज़ बना रखी है आपके लिए। तीसरा, सब्सिडी देने लग जाओ, उत्पादों पर सब्सिडी दे दो। अगर सब्सिडी का मतलब है छूट दोगे तो लोग क्या करेंगे, अरे यार एक पे एक फ्री है, या बाई 1 2 गेट, या बाई 2 गेट 1, ऐसा कुछ करके है क्या, हाँ चलो ये भी खरीद लेते हैं, वो भी खरीद लेते हैं, तो ये होता है सब्सिडी देना। ये थी राजकोषीय नीति, ठीक है। उसके बाद है मौद्रिक नीति, क्या हो सकती है, सर मौद्रिक मतलब बताया था ना मैंने आपको, आरबीआई वाली बातचीत होती है ये, ठीक है, ये सरकार वाली बात होती है आपकी। तो मौद्रिक नीति में क्या करेंगे, ब्याज दरों में कमी कर देंगे। ये मदद कैसे करेगा, जैसे ऋण है आपका, सस्ता होने पर लोग ज़्यादा लेंगे उधार, बैंक वाले अगर रेट कम कर दें, जैसे पहले बोलते थे भाई 20% लगेंगे आपके एनुअली, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि नहीं अब वो 5 से 7% लगेंगे एनुअली, तो लोग क्या करेंगे, फिर तो ज़्यादा लोन लेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, अपना काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उपभोग करेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यून मांग जो थी वो अधिमांग में हो जाएगी। दूसरा है रिजर्व अनुपात, CRR और SLR, ठीक है, ये याद रखना, नकद आरक्षित अनुपात होता है और वैधानिक तरलता अनुपात होता है अर्थशास्त्र में ये, ठीक है। तो ये बैंकों के पास क्या होते हैं, अधिक धन उपलब्ध होता है ना जब, जिसे वह जनता को ऋण के रूप में देने स्टार्ट कर देते हैं, अगर वो ब्याज कम रहेगा तब, ठीक है। मुक्त बाजार क्रय का मतलब क्या होता है, आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियां खरीदती है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी प्रतिभूतियां
ठीक है। मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए या और भी कोई चीज़ें हो गई वो खरीदती हैं। तो जिन लोगों के पास हैं, अब एक एग्जांपल से समझो छोटा सा, कि मान लीजिए कि आप शेयर मार्केट में हो, आपने शेयर कर रखे हैं 1000 या 2000 शेयर खरीद रखे हैं, तो सरकार ये आरबी जो बैंक वाले हैं ना वो क्या बोलेंगे आपसे, अपने शेयर को ना या तो बेच दो या खरीद लो, यही तो काम करते हैं वो, और कुछ नहीं करते, है ना। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं न्यून मांग को ठीक करने का उपाय क्या है। तो न्यून मांग ठीक कैसे होगी, जब जनता की जेब में पैसा जाएगा तो वो अपनी प्रतिभूतियां जो है बेच देंगे, किसको, आरबीआई को। आरबीआई उनकी प्रतिभूतियां खरीद लेगी, उनकी जेब में पैसा डाल देगी। पैसा डाल देगी तो भाई वो फिर अपनी न्यून मांग को अधिमांग में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, अब देखो दूसरा वाला क्या, अधिमांग को दूर करने के उपाय, अधिमांग को ठीक करने के उपाय। तो इसमें भी राजकोषीय और मौद्रिक दोनों नीतियाँ चलेंगी। ठीक है, जब मांग ज़्यादा हो जाए तो बस उसका अपोजिट कर देना, सरकारी व्यय में कम कर दो, स्कूल कॉलेजेस सड़क बिजली जो सब है ना सब कम कर दो। तो क्या है, जब खर्च कम होगा तो रोजगार चला जाएगा उनको, उनके पास पैसे कम होंगे, पैसे कम होंगे तो वो डिमांड भी कम कर देंगे। कर दरों में वृद्धि, आयकर बढ़ने से लोगों की आय बढ़ जाती है, खर्चा कम हो जाता है। सब्सिडी में कमी कर दो या समाप्ति कर दो। जैसे पहले सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती थी, 200-250 रुपये वापस आ जाते थे अकाउंट में, लेकिन अब तो सब्सिडी ही कम हो गई। ठीक है, आगे तो कीमतें बढ़ने से कंट्रोल भी हो जाएंगी। मौद्रिक नीति यानी कि आरबीआई क्या करेगी उसमें, आरबीआई करेगी, देखो ब्याज दरों में वृद्धि, ऋण महंगा हो जाएगा तो कोई उधार लेगा ही नहीं, उधार नहीं लेगा तो वो ना तो निवेश करेगा ना ज़्यादा खर्च कर सकता है। ठीक है, और रिजर्व अनुपात यानी कि सीआरआर और एसएलआर, जो ये एसएलआर है वैधानिक तरलता अनुपात, इनमें भी ये धन कम बचता है। फिर ये जब आरबीआई बढ़ा देते ना, इसका मतलब देखो कैसे होता है। जैसे सरकार ने ही बोला कि तुम्हारे पास ना कोई 1 लाख रुपया जमा करवाने आया है, ठीक है भाई, तो एक काम करो 10% अपने पास रखो। 10% का मतलब है 10,000 अपने पास रखो, बाकी 90,000 कर्जे पे दे दो आगे। ठीक है, तो ये फिक्स है, ये आरबीआई करती है। लेकिन जैसे आरबीआई ने बोला ये बढ़ा दो, सर बढ़ाने का मतलब कि 20,000 रुपये अब अपने पास रखो तुम, बाकी 80,000 अब लोन दे दो। अब देखो पहले लोन देने के लिए कितने रुपए थे, 90,000, अब लोन देने के लिए कितने रुपए बचेंगे आप पे, 80,000, क्योंकि 20,000 तो आपने वो रिजर्व रख लिए ना। तो उसी को बोलते हैं सीआरआर और एसएलआर बढ़ाना। अब जब इनके पास धन कम बचेगा तो 80,000 देंगे, समझ रहे हो, ऐसे करके ये चलता है आपका मुक्त बाजार विक्रय। यहाँ पर देखो आरबीआई जो है सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद रही थी ना, यहाँ पर बेचने लग जाएगी। बेचने का मतलब है सरकार बोलती है कि कुछ प्रतिभूतियाँ हैं, मतलब आरबीआई बोलती है कुछ प्रतिभूतियाँ हैं, आओ जनता उसे खरीद लो, सस्ते में खरीद लो, ताकि आगे चल के इसके रेट बढ़ेंगे तुम्हें डबल मिलेगा या बेनिफिट होके मिलेगा। जनता क्या करती है, अपना पैसा जो है इनके पास डाल देती है और वो प्रतिभूतियाँ खरीद लेती है। तो ऐसा है ना, बैंक वाले हो गए या आरबीआई वाले, ये जो हैं वो आपका गिरेबान पकड़ के नहीं बोलेंगे कि लाओ अपना पैसा हमें दे दो, ये आपको लालच देंगे। सीआरआर और एसएलआर ये आपको एक ऐसा लालच देंगे ताकि आप क्या बोलो कि यार घर में ये पैसा जो रख रहे हैं, यार जो हम जो वेस्ट खर्च कर रहे हैं, हम इसके बिना रह सकते हैं। लेकिन अगर हम आरबीआई की ये प्रतिभूतियाँ खरीद लें, अपना पैसा वहाँ लगा दें, तो कल को हो सकता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आप डबल कर लो या आप ज़्यादा जो है फ़ायदे में ले जाओ। तो ये तरीके होते हैं आरबीआई के कि आपकी जेब से पैसा निकाल लें। ठीक है, क्योंकि उनको जो एग्रीगेट डिमांड जो है ना जो ज़्यादा हो गई है वो कम करनी है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। आई होप सो आपको समझ में आया हो। वीडियो कैसी लगी आपको बता देना कमेंट सेक्शन में। वीडियो, हाँ, अगर चैनल पे नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आगे इंपॉर्टेंट जो भी आपको वीडियोस चाहिए ना वो आपको जो मिल जाएंगी। ठीक है, बेल आइकन को भी हिट कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, वीडियो को अपने जो फ्रेंड सर्कल है ना, जो आपकी क्लास वाले, उनको शेयर कर लेना उनके साथ। ठीक है, कोई भी कमी अगर हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आप ही लोग के हेल्प के लिए बना रहे हैं। अगर आप ही लोगों को हेल्प नहीं हो पा रही है, कोई प्रॉब्लम है उसमें, तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा इसका। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।